आ रही है बोल रहे हैं आवाज़। चलिए, मेरा नाम नेहा है ना। 15 दिनों में फास्ट अपन को हिंदी कंप्लीट करना है महिला एवं बाल विकास के लिए। ठीक है, हिंदी अपनी बोलचाल की भाषा है, लेकिन हिंदी में बोलचाल की भाषा से संबंधित प्रश्न नहीं आते। ठीक है, वो आते हैं जो हम क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़े रहते हैं। ठीक है, तो बस उसी से रिलेटेड अपन को पढ़ना है। तो जितना भी हो सके क्लास डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। आवाज़ आ रही है आप लोग को? हाँ, जो भी डाउट होगा वो आप लोग मैसेज करके पूछ लेंगे। ठीक है, और क्लास में सिर्फ 15 दिन का समय अपने पास, तो ये समझिए कि एकदम भागना पड़ेगा हिंदी को लेके अपन को। ठीक है, तब अपन पेपर तक एक बार रिपीट कर सकते हैं और एक बार अपन उसको विकल्पों में भी समझ सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ, छोटी सी एक डेमो बता रही हूँ। कौन कौन जानता है कि वर्ण क्या होता है? वर्ण किसको बोलते हैं? अक्षर को। अक्षर मतलब क्या होता है? क ख ग, ये सबको याद है? पूरा पूरा याद है सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑनलाइन भी सबको याद है? अरे वाह, हमको तो याद ही नहीं था लेकिन आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पेपर के टाइम ही सब याद करते हैं। ये जो लिखा है ब्लैक बोर्ड में दिखाई दे रहा है आप लोग को? ठीक है, तो ये जो क वाली लाइन है, च वाली लाइन है, ट वाली लाइन है, त वाली लाइन है और प वाली लाइन है, ये सबको कहा जाता है वर्ग। वर्ग क्या कहा जाता है? पेपर में आता है ये, इनको क्या कहा जाता है? वर्ग। ठीक है, कैसा वर्ग? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि प वर्ग की लाइन कौन सी है, आपको बोल देगा, तो आप लोग गिनते रह जाओगे लेकिन भूल जाओगे कि प वर्ग क्या है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पूछेगा। तो प, फ, ब, भ और म, क्या क्या आएगा प वर्ग में? प, भ, म। ठीक है, अब इसको याद करने का एक और तरीका बताऊं। फ मतलब क्या होता है? फल। और ब मतलब क्या होता है? बकरी। बकरी किसको खाती है? फल को। फल किस पे लगता है? पेड़ पर। ठीक, वापस जाते हैं, पेड़ पर क्या लगता है? फल। किसको, फल को कौन खाती है? बकरी को कौन खाता है? भालू। और क्या खाता है? मछली। ठीक है, तो अगर भूल भी जाओ तो ये एक छोटी सी स्टोरी याद रखना कि पेड़ पर लगते हैं फल, फल को खाती है बकरी, बकरी को खाता है भालू और भालू एक और चीज खाता है, वो है मछली। ठीक है, ये होता है प वर्ग। क्लियर है? वैसे ही त वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग और क वर्ग। ठीक है, इसमें ज्यादा अपन ट्रिक नहीं लगाएंगे, ये पूछा हुआ था इसलिए मैं इसका बता दी। ठीक है, अब ये वर्णों के बाद अपन शुरू करते हैं। मेन जो हम लोग को शुरू करना है अपना, वो है शब्द रचना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विचार। ठीक है, आपके सिलेबस में वर्ण के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, सिर्फ स्वर और व्यंजन का छोटा सा कॉन्सेप्ट पूछा है, तो वो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी, इसमें बहुत ज़्यादा डीपली है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, मतलब कौन से वर्ण कहाँ से निकलते हैं, किसको क्या बोला जाता है। जैसे इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं ऑनलाइन? और इसको, इसको संयुक्त व्यंजन कहाँ बोलते हैं? अच्छा, दिख नहीं रहा है, मैं लिख देती हूँ। स, श, स। वेरी गुड। आप लोग बताइए ऑफलाइन क्या बोलते हैं इसको? इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, कैसा व्यंजन? ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह। एकदम तेज हवा निकल रही है मुंह से, मतलब गर्म हवा निकल रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और जो आपने बोला था ऑनलाइन कि संयुक्त, वो तो संयुक्त व्यंजन ये नीचे वाली लाइन है ना, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई, जो हमारी महिला एवं बाल विकास की मेन पढ़ाई है। हाँ, इसको पढ़ेंगे ना अपन, स्वर और व्यंजन में पढ़ेंगे,
लेकिन आज स्टार्टिंग कर रही थी तो वो वहां से करते हैं अपन शब्द रचना से, ठीक है। जो अपना टॉपिक है, जो अपना महिला एवं बाल विकास का जो अपना कॉन्सेप्ट जहां से शुरू हुआ है हिंदी का, वहीं से पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो पहला टॉपिक है अपना शब्द रचना और शब्द विचार। चलिए, किसी को कुछ बोलना हो तभी माइक ऑन कीजिए, डिस्टरबेंस होता है, माइक को ऑफ कर दीजिए, है ना। शुरू करें, ठीक। तो शब्द किसे कहते हैं, कोई बताना चाहेगा? शब्द किसे कहते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वर्णों के सार्थक व्यवस्थित, सार्थक व्यवस्थित समूह, क्रम, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? योग, ठीक। अभी मैं डेफिनेशन बोलूंगी फिर लिखिएगा आप लोग, ठीक है। वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह या क्रम या योग को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को या समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। कैसे? अब ये क, ख, ग, घ ये सब वर्ण है, ठीक है। अब अगर मैं क और ख को मिला दूंगी तो ये कुछ बना क्या? नहीं। ये सार्थक हुआ क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं घ और र को मिलाती हूँ तो क्या बन जाएगा? घर बोलते ही हमको याद आती है घर की, एक सार्थक शब्द उत्पन्न हो गया जो हम लोग को एक अच्छा आभास करा रहा है कि हाँ हमको घर की याद आ रही है घर बोलने से। क ख बोलने से कुछ याद आ रहा है क्या? नहीं। वैसे ही अगर मैं दो वर्ण रा और म को जोड़ दूं तो राम बोलने से राम भगवान की याद आ गई, ठीक है। तो वर्णों का सार्थक एवं व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जो लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं, जो सुन रहे हैं मैं कई बार बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सही तरीके से लिख रही हूँ। घ प्लस र क्या कहला जाएगा? घर। रा प्लस म क्या कहला जाएगा? राम, ठीक है। तो वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को क्या कहलाते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब बताइए मेरे को आगे दूसरा टॉपिक, वाक्य। बताइए वाक्य किसे कहते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताइए। जो याद आ रहा है वो बताइए, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक 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 ठीक, बिल्कुल। जैसे वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं, वैसे ही शब्दों के सार्थक योग को क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अगर आपको 4 ऑप्शन देगा तो आप लिख लेंगे ना। 4 ऑप्शन में पूछेगा आपसे वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का समूह, वर्णों का समूह, व्यंजन का समूह या स्वर का समूह। तो किसका समूह? शब्दों का। पर वहां दिमाग नहीं लगता, वहां दिमाग घूम जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि वर्णों का योग क्या कहलाता है? शब्द। और शब्दों का योग क्या कहलाता है? वाक्य। शब्द का योग कैसा योग? कैसा योग? सार्थक योग, है ना, जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक योग क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया सबका नोट? ठीक, चलिए आगे देखिए।
तो अब हम लोग पढ़ते हैं शब्द विचार। अब शब्द समझ आ गया ना, किसको बोलते हैं शब्द? वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द। एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। और वाक्य कैसे बनता है? सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा शब्द और ये रहा हमारा विचार। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अभी हम लोग सिर्फ हाँ वाक्य का बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ, वाक्य का बिल्कुल वही होगा जो आप बोल रहे हैं। जैसे कि हमने वर्ण में से बनाया था राम और घर, है ना, वैसे ही हम लोग इसमें जोड़ देंगे जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा वाक्य, राम घर जाता है। ठीक है, तो अब शब्द विचार में कितने आधार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, देखते हैं इसको। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है ऑनलाइन कॉर्नर वाला? ठीक है, ठीक है। पहला देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? पेपर में प्रश्न आएगा, तो कितने प्रकार होते हैं अभी आप लोग ही बताएंगे मेरे को। पहला, दूसरा, सच्ची में 2 प्रकार होते हैं? और सोचिए, और सोचिए। कैसे कर रहे हैं? भारत में रहते हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, और सोचिए, और सोचिए, फिर मैं लॉक करूंगी आंसर। आप बताइए, आप लोग में से। बताइए। होता है तत्सम। अब नहीं बोलना, अब नहीं बोलना, अब पेन चल गई है, अब नहीं बोलना। ठीक है, जब तक पेन रुकी थी तब तक आप लोग की बारी, अब मेरी बारी। ठीक है, तद्भव याद आया? ऑनलाइन, ऑनलाइन, हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? ठीक, देशज, विदेशी या फिर विदेशज, दोनों बोलते हैं। ठीक है, एक शब्द और होता है जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं लेकिन जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं कि वो वही शब्द होता है। ठीक है, ये होता है 5वां। लेकिन आपको पेपर में प्रश्न आएगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएंगे 5 प्रकार। 5 प्रकार। कौन सा? संकर शब्द। कौन से शब्द? संकर शब्द। ठीक है, मैं अभी डीप में जाऊंगी इसके, पहले इतना समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन ये तो रहा प्रश्न की बात कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द 5 प्रकार होता है। अब मैं पूछ रही हूं आपको स्रोत के आधार पर, चलो बताओ क्या होता है स्रोत? वेरी गुड, वेरी गुड। इधर ऑफलाइन नहीं पता? पक्का? अब बताओ उद्गम के आधार पर बताइए। नहीं जी, यही होता है, इसके दूसरे नाम है उत्पत्ति के। पेपर में प्रश्न को, हाँ, ये उत्पत्ति को ही क्या बोला जाता है? स्रोत बोला जाता है, उद्गम बोला जाता है। पेपर में क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जाएगा स्रोत के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। हम सोचेंगे कि हमने तो केवल 5 प्रकार पढ़ा है, वो भी उत्पत्ति के आधार पर। ये स्रोत क्या होता है? तो उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? स्रोत होता है। और उद्गम का मतलब भी क्या होता है? स्रोत होता है। स्रोत का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति। तो इसके 3 नाम होते हैं। तो जब आप लोग नोट्स बनाएंगे तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? उत्पत्ति, कॉमा या ऑब्लिक करके लिखेंगे, ऑब्लिक स्रोत, ऑब्लिक उद्गम। ठीक है, इसलिए लिखने पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, मैं लिखने का पूरा समय दूंगी। ठीक है, पहले समझिए थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ चीजें सुधारती हूँ बाद में। तो ठीक है, उत्पत्ति को ही क्या बोलते हैं? स्रोत बोलते हैं।
और इसी को ही क्या बोलेंगे, उद्गम बोलेंगे। अब क्लियर है? अब पेपर में आएगा तो समझ आएगा कि 5 प्रकार होते हैं, किसके किसके, उत्पत्ति, स्रोत और उद्गम के। ठीक है, हाँ क्लियर है ना? ठीक, आगे बढ़े। ठीक, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। जो हम लोग शुरू किए हैं ना, यही टॉपिक है। क्या है ये? शब्द है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब कहाँ से शुरू होगा वाक्य, कैसे हम समझेंगे? तो पहला ही शब्द से ही तो शुरू होगा। जैसे पहला शब्द हम घर में घुसते बोलेंगे माँ, तो हमको वहां से समझ आ जाएगा कि हम माँ से कुछ कहने वाले हैं। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर क्या कहलाएगी? शब्द। नोट कर लीजिए, है ना? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? शब्द कहलाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ पूछिए। हाँ मैं बताऊंगी, लेकिन क्या है ना, अभी सिस्टम से चलते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बीच में कुछ भी डालेंगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी अपन सिर्फ शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो शब्द से रिलेटेड चीज़ें जानते हैं, ताकि पूरा शब्द का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि पेपर में आया एक भी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये मैं मिटा रही हूँ। ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द। और जैसे ही हम शब्द को कहते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में विचार आने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम माँ बोलेंगे, हमको माँ से संबंधित सारी चीजें याद आ जाएंगी। जैसे ही हम लोग महिला एवं बाल विकास बोलेंगे, वैसे ही उससे रिलेटेड सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आएंगी, क्योंकि पेपर में हम भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर, ये जो है ये उत्पत्ति स्रोत के आधार पर है, उद्गम के आधार पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति, व्युत्पत्ति दोनों अलग अलग है। ठीक है, हाँ इसके भी और प्रकार हैं, इसलिए ध्यान से समझना कि इसको और क्या बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछ देगा रचना के आधार पर, या फिर आपको क्वेश्चन पूछ देगा बनावट के आधार पर, तो यही होगा। क्या होगा? व्युत्पत्ति। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर ये सारे होंगे जो मैं अभी लिखूंगी। ठीक है, तो पहला प्रकार है इसका रूढ़। कौन सा शब्द? रूढ़। दूसरा कौन सा होगा? यौगिक, है ना? और तीसरा कौन सा होगा? योग रूढ़। ठीक, अच्छी बात है कि कुछ लोगों का पहले का पढ़ा हुआ है ना? जिनका पहले का पढ़ा हुआ है उनको समझने में और आसानी होगी। बस बात इतनी है कि अपन को बहुत ज़्यादा डीपली हिंदी में नहीं जाना है। 30 नंबर का अपना हिंदी है, 30 नंबर के हिसाब से अपन को कवर करना है सारी चीज़ों को। ठीक है, बहुत डीपली नहीं पूछेगा आपसे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? शब्द विचार पढ़ रहे हैं, जिसमें शब्द के हम लोग प्रकार पढ़ रहे हैं, किसके किसके अंतर्गत क्या आता है। तो पहला प्रकार जो पहला था आधार, वो क्या था? उत्पत्ति। दूसरा क्या है? व्युत्पत्ति या रचना या बनावट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? प्रयोग के आधार पर, कोई बता सकते हैं प्रयोग के आधार पर कितने होंगे? 2 प्रकार। और आगे जब तक मैं नहीं लिख रही हूँ तब तक सब बोल सकते हैं, बिल्कुल। मेरे लिखने के बाद कोई नहीं बोलेगा। 2 प्रकार होते हैं, मैंने 7 लिख दिया। कैसे करें? 2 में जाए वापस। अच्छा
ठीक है, चलिए अब मैं बताऊंगी आपको आप कहाँ पर अटक रहे हैं, वो बताऊंगी मैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर पेपर में प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा 7 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर, जिसका प्रयोग हम लोग अपने जाति जीवन में करते हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ठीक, संबंध, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। बिल्कुल एकदम ठीक, जिसने भी बोला, क्या नाम है? ठीक ठीक, विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। तो कितने प्रकार हो गए भाई? 8 प्रकार हो गए, ठीक है। ये प्रयोग के आधार पर है, मतलब इनका प्रयोग हम अपने जाति जीवन में करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम सबको डीपली पढ़ेंगे, ये सब अपन को पढ़ना है, ठीक है। ये मैं एक पूरा कॉन्सेप्ट चार्ट बता रही हूँ कि कितने होते हैं शब्द विचार के अंदर, क्योंकि पहले यहाँ से प्रश्न आएगा फिर इसके अंदर से प्रश्न आएगा, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। इतना हो गया, तो फिर मैं आगे बढ़ूं, ठीक। अब पढ़ते हैं विकार के आधार पर, जो अभी बोल रहे थे ना विकार के लिए, ठीक है। तो विकार के आधार पर होता है 2 प्रकार, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है। हाँ, अविकारी, हाँ 8 प्रकार, ठीक है। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होगा तो मैं एक बार देख के बता दूंगी, पर 8 प्रकार है प्रयोग के आधार पर, ठीक है। और विकार के आधार पर होता है विकारी और अविकारी। तो कुछ, हाँ, तो जो आप बोल रहे थे वो मैं आपको समझा रही हूँ अब, कि संज्ञा, सर्वनाम और ये आता है विकारी के अंतर्गत, ठीक है। और बचे हुए जो ये भाग है ये किसके अंतर्गत आता है? अविकारी के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसा चार्ट में मैंने बनाया भी वैसे ही बनाइए, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा फिर, ठीक है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कौन से कहलाएंगे? विकारी। और अविकारी क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर है? ठीक, नोट कीजिए इतने को। हाँ हाँ हाँ, बताऊंगी ना। हो गया, देखिए आगे। अब देखिए ये प्रयोग तो क्लियर है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। संज्ञा जो किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान, जगह, बहुत सारी चीजों को जो बोधित करता है, ठीक है। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर आता है, ठीक है, मैं, तुम, वह, ये सारी चीजें। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्रिया वो जो हम अपने द्वारा की जाती है, हमारे द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्रिया। क्रिया विशेषण क्या? जो कार्य की विशेषता बताता है, ठीक है। ये सबको हम डीपली पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक लाइन से मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। नोट मत करिएगा इन सब चीजों को, ठीक है। ये सब अलग से टॉपिक है, इंडिविजुअल सारे, ठीक है। संबंध बोधक अभी नहीं जानते, समुच्चय बोधक भी छोड़ देते हैं, विस्मयादि बोधक भी। आगे बढ़ते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी का मतलब क्या होता है? तो विकारी का मतलब वो होता है ऐसे शब्द जो किसी के अर्थ को प्रकट करते हैं या कोई अर्थ प्रकट करते हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जो किसी अर्थ को प्रकट नहीं करते, अकेले रहते हुए। जैसे विकारी में क्या आया? संज्ञा। संज्ञा में एक नाम ले लेते हैं अपन, राम। राम अपने आप में परिपूर्ण है, वो शब्द बोलते ही अपन को सारी चीजें समझ आ जाती हैं, ठीक है। और अविकारी में मैं लेती हूँ है से क्या समझ आ रहा है? क्या है?
कुछ नहीं समझ आ रहा है ना? ठीक है, मैं बोल रही हूँ वह, क्या वह? कुछ नहीं समझ आ रहा है? तो अविकारी मतलब वो होता है जिससे कि पूरे तरीके से किसी शब्द का बोध ना हो, ठीक है, और विकारी मतलब वो जिससे पूरे शब्द का ज्ञान हो जाए, ठीक है। इतना हो गया सबका? ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर दूं ना मैं? एक प्रकार और है, एक प्रकार और है ना, उसी चार्ट में कंटिन्यू रखिएगा। एक प्रकार और है अभी अपना, ठीक है। अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक, ठीक है। तो पहले किसको पढ़े, सार्थक को कि निरर्थक को? सार्थक को नहीं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निरर्थक को, ठीक है। जिसका कोई अर्थ ही ना हो उसको पढ़ने से क्या मतलब, ठीक है। तो एकदम शॉर्ट में खत्म कर देते हैं, फिर इसमें डीपली जाएंगे अंदर, ठीक है। निरर्थक का वो होता है हमारे द्वारा कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं जो प्रयोग तो किए जाते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे बोलते हैं पानी वानी पी लो, खाना वाना खा लो, तो पानी तो ठीक है, पानी ठीक है, ये वाणी क्या है, ये वाणी शब्द क्या है, ठीक है, निरर्थक है। खाना भी ठीक है, ये वाना क्या होता है? वाना कोई मिठाई भी नहीं है कि अलग से दी जाती हो, ठीक है, लेकिन ये हमारी बोलचाल की भाषा है, ठीक है। चलो घूम फिर के आते हैं, मतलब शब्दों को जोड़ देते हैं हम, कुछ अपने शब्दों को बना देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक। क्लियर है? इससे क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है, इसलिए इसमें ज्यादा नहीं जाते। अब सार्थक में आते हैं। सार्थक मतलब ऐसे शब्द जिसका अर्थ होता है, ठीक है। पहला शब्द लेते हैं, मैं आप लोग से पूछूंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से, बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग। बताइए समानार्थी। हाँ, जिसका समान अर्थ होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। अभी जिसने कहा वो बिल्कुल सही। अब यहाँ से कौन बताएगा समानार्थी का? जो अपने समान, जो अपने समान अर्थ को प्रकट करे, प्रकट करे, वो क्या कहलाएगा? समानार्थी। जो अपने समान अर्थ को प्रकट करे वो क्या कहलाएगा? समानार्थी। दूसरा, विलोम, जिसी को भी हम लोग एक और नाम से जानते हैं, विलोमार्थी या फिर विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी भी बोलते हैं, विरुद्ध शब्द, ठीक है। हाँ, तो अब विलोमार्थी की डेफिनेशन अगर एक लाइन में आपसे बोलने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे आप लोग? बिल्कुल सही, जो अपने अर्थ के विपरीत अर्थ को प्रकट करे, जो अपने अर्थ के, एक सेकेंड, जो अपने अर्थ के विपरीत अर्थ को प्रकट करे। कोई एग्जाम्पल देंगे? जैसे कि दिन 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 बोला तो उसका उल्टा क्या होगा? रात। सुबह बोला तो उसका उल्टा क्या होगा? शाम। ठीक है, रात होगा सुबह का कि शाम होगा? शाम होगा। अभी अभी अपन लोग 15 दिन तक बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, है ना? ठीक है, एक और बच गया, बताइए क्या बच गया, कि दो और बच गया? पर्यायवाची या फिर पर्याय शब्द भी बोलते हैं इसी को, ठीक है। तीसरा हो गया पर्यायवाची या फिर पर्याय शब्द।
इसकी डेफिनेशन एक लाइन में क्या होगी? जो अपने अर्थ के अलावा और अर्थ प्रकट करे, ठीक है, कई अर्थ प्रकट करे, तो वो क्या कहलाएगा? पर्यायवाची। ठीक है, हाँ, एक शब्द के अनेक शब्द, बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, ये अर्थ के आधार पर है। जो मैंने आप लोग को एक चार्ट बनवाया है ना, उसी में ये लास्ट वाला पार्ट है, वो मेरे इसमें ब्लैक बोर्ड में नहीं आ रहा था तो मैंने अलग से लिखा है। आप लोग एक साथ लिखिए, ठीक है? जो अपने शब्द के, है ना, अर्थ को प्रकट करे। ये जब अपन डीपली पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से लिखवाऊंगी, है ना? ये अभी एक एक लाइन में सिर्फ बता रही हूँ कि क्या होता है, ठीक है? इससे सबसे प्रश्न आने वाले हैं। आखिरी प्रकार, मतलब 4 प्रकार होते हैं, ठीक है? एक आखिरी प्रकार क्या हो गया? अनेकार्थी। इसकी डेफिनेशन जो बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ क्लैपिंग मिलेगी उसके लिए। एक शब्द के अनेक अर्थ, बताइए। कॉल आ रहा है क्या? हाँ, अनेकार्थी शब्द ऑफ हो गया क्या? दिख रहा है सबको? ठीक है, ठीक। अनेक शब्द निकले। हाँ, एक शब्द के अनेक शब्द निकले या अर्थ निकले। हाँ, हाँ, एक शब्द के जिसके अनेक अर्थ निकले, ठीक है? चलिए लिखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ को क्या कहते हैं? अनेकार्थी, ठीक है? अनेक अर्थ को। फॉर एग्जाम्पल कोई बताएगा? जैसे मैं एकदम अच्छा एग्जाम्पल बता रही हूँ, शायद आप लोग को नहीं पता होगा। हाँ हाँ, बहुत सारा है, कनक का भी बहुत सारा होता है। ठीक ठीक, चलिए अक्षर का बताइए मेरे को। अक्षर का मतलब होता है शिव, अक्षर का मतलब होता है ब्रह्मा, अक्षर का मतलब होता है मोक्ष। क्या होता है? मोक्ष, ठीक है? शिव हमको मोक्ष दिलाते हैं, ठीक है? अक्षर मतलब ब्रह्मा से हमको अक्षर का ज्ञान मिलता है। ऐसे कुछ चीज़ों को हमको याद रखना पड़ेगा जो पेपर में खासकर पूछता है, लेकिन उसको याद करना मुश्किल होता है। अक्षर का कौन बोल सकता था कि शिव होगा? बताइए, आप लोग जानते थे क्या? नहीं। अक्षर का मतलब मोक्ष होगा, ये हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो ऐसे ही कुछ शब्दों को हम लोग पढ़ेंगे जो पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन उसका अर्थ हम लोग नहीं निकाल पाते। कॉमन तो निकाल लेंगे, अम्बू, ये पंकज, वो जितनी चीज़ें आप लोग बोल रहे हो सब कॉमन है, ठीक है? चलिए, ये हो गया आप लोग का। आगे बढ़े, हो गया आप लोग का भी? ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रकार हम ले रहे हैं, जो आप लोग का टॉपिक मैंने शुरू किया था, उत्पत्ति। अब उत्पत्ति के अंदर जा रहे हैं ना। उत्पत्ति का मैंने और क्या बताया था? स्रोत। और क्या बताया था? उद्गम। वेरी गुड, याद रखिएगा, घुमा के ही पूछता है, ज्यादा कुछ बाहर से पूछेगा नहीं, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार बताया था मैंने। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। मतलब कितने प्रकार होते हैं? कि 6 होते हैं? पक्का 5 होते हैं? ठीक ठीक ठीक, 5 प्रकार होते हैं भाई, है ना? आप लोग ने याद दिला दिया मेरे को पता नहीं था, ठीक है?
चलिए, तो पहला शब्द हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें से किसके बारे में जानेंगे हम लोग? एकदम ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है ना, तत्सम तद्भव से। ठीक है, तत्सम को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम हमारा मूल भाषा है। मूल भाषा बोलने का मतलब क्या होता है? संस्कृत। ठीक है, ये होती है मूल भाषा। जो शब्द संस्कृत या मूल भाषा के हो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। जो शब्द संस्कृत या मूल भाषा के हो वो क्या कहलाते हैं? तत्सम। संस्कृत के समान मतलब तत्सम। सम मतलब समान। ठीक है, तो संस्कृत के समान, ठीक है, क्या कहलाएंगे? तत्सम। अच्छा, एक बात बताइए कि हिंदी भाषा का वो क्या है, मतलब कहाँ से आई है हिंदी भाषा? पेपर में अगर आएगा कि हिंदी भाषा कहाँ से आई है, हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो कैसे बताएंगे? ठीक है, तो मैं इसका पूरा चार्ट बता रही हूँ, देखिए एक बार। सबसे पहले क्या थे? वेद थे, मतलब वैदिक। उसके बाद भाषा बनी लौकिक। पहले एक बार लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है। लौकिक। उसके बाद बनी पाली, ठीक है। उसके बाद बना प्राकृत। उसके बाद बना अपभ्रंश। अपभ्रंश। उसके बाद क्या बना? उसके बाद बना, फिर से फोन आ रहा है क्या? दिख रहा है आप लोग को? ठीक, हाँ, अपभ्रंश है, भ्रंश। ठीक से लिख देती हूँ। अपभ्रंश, ठीक है। उसके बाद आता है सौर सेनी और उसके बाद आता है हिंदी। ठीक है, ये जैसा मैंने बनाया है वैसा ही कोशिश कीजिए बनाने की, ताकि याद करने में भी आसानी हो जाए। हाँ, सौर सेनी के बाद हिंदी आई है। सौर सेनी है ना, एक बार शक्कर का स है और दूसरे बार सरोते का स है, ठीक है। हाँ, सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद वैदिक। वैदिक है ना, मतलब वेदों की भाषा है ना, वैदिक। उसके बाद हो गया, मैंने ब कर दिया, एक सेकेंड। वैदिक। वैदिक के बाद लौकिक। लौकिक के बाद पाली। पाली के बाद प्राकृत। प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद सौर सेनी और सौर सेनी के बाद हिंदी। आप ध्यान से समझिए, सबसे पहले संस्कृत का उदय हुआ, उसके बाद वेद आए जो संस्कृत में लिखे गए, जिससे हम लोग वेदों को जाने। अब जब कोई भाषा का उद्गम हुआ है तो जरूरी थोड़ी ना कि वो वैसे ही रहेगा। अब मैं बोलूँगी कि आज क्लास में आप लोग इसको ऐसे कीजिए, तो आप सब लोगों ने ऐसा ही नहीं किया होगा। कोई ऐसे लिखा होगा, कोई ऐसे लिखा होगा, अपने समझने अनुसार। तो वही चीज़ें समझने अनुसार चेंज होते होते कहाँ पर आ गई? हिंदी में। लौकिक हुई, लोगों द्वारा उसमें कुछ ऐड हुआ, फिर पाली हुई, पाली के बाद प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश मतलब टूटी फूटी भाषा आने लगी, उसके बाद सौर सेनी और उसके बाद हिंदी। तो मेरे समझाने का ये मतलब है इसमें कि पेपर में अगर प्रश्न आता है कि हिंदी का उदय किससे हुआ और ऑप्शन देता है सौर सेनी, अपभ्रंश, प्राकृत और पाली, तो ऐसा आंसर नहीं देता। इन सब में से किसी एक ही चीज को देगा, उसके अलावा कुछ और दे देगा। तो अगर सौर सेनी देगा तो बिल्कुल लगाइएगा, सौर सेनी से आई है। अगर अपभ्रंश देगा तो उसमें लगाइएगा, प्राकृत देगा तो उसमें लगाइएगा, अगर पाली देगा तो उसमें लगाइएगा, अगर लौकिक देगा तो उसमें भी लगाइएगा, अगर वैदिक देगा तो उसमें भी लगाइएगा। बाकी तीन ऑप्शन
हाँ, कोई भी देगा तो ये सब देखिए ना, हिंदी पहुंचा ना आखिरी में, तो उदय कहाँ से हुआ है आपका, यहाँ से शुरू हुआ है। आपको हो सकता है कि एकदम सिंपल सा दे दे, संस्कृत दे दे, फिर और 3 कुछ अलग अलग, क्या बोले, हाँ क्रम, क्रम भी जमाने आपको दे सकता है बिल्कुल, कि क्रम जमाइए कि पहले कौन सी भाषा आई, इस टाइप से। तो अगर मेन आंसर अभी तक जो पूछा जाता था वो ये, या तो ये पूछा जाता है कि संस्कृत हिंदी, और या तो फिर अपभ्रंश पूछा जाता है मेन। पर जिस हिसाब से चीजें आ रही है, ये क्या हो गया, अरे हाँ, जिस हिसाब से चीजें आ रही हैं, पेपर सेट हो रहे हैं, उस हिसाब से अपन को थोड़ा सा तैयार रहना है, ठीक है, नहीं तो इस और सेनी का नाम कोई नहीं जानता। जानते हैं क्या आप लोग, नहीं जानते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। तत्सम मूल भाषा, ठीक है, तत्सम की डेफिनेशन समझिएगा थोड़ा सा। वह शब्द जो अपने अर्थ को बिना परिवर्तित किए प्रयोग किए जाते हैं, वह शब्द जो अपने अर्थ को परिवर्तित किए बिना प्रयोग किए जाते हैं। संस्कृत के शब्द जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं वो संस्कृत के ही रहते हैं, उसका अर्थ नहीं बदलता, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, मैं कक्षा में प्रथम आया, तो जो ये प्रथम शब्द है ये संस्कृत का शब्द है, ठीक है, लेकिन अपन इसको नहीं चेंज करते, ठीक है, अपन इसको प्रथम ही बोलते हैं। अगर अपन इसको तद्भव में करो बोलूंगी मैं आप लोग को, तो आप लोग क्या करोगे, मैं कक्षा में पहला आया, ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला आया, ठीक है। तो जो शब्द अपने अर्थ को चेंज किए बिना, मतलब परिवर्तित किए बिना आज भी प्रयोग किए जा रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, तत्सम। मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगी, 6 ट्रिक रहेगी, 6 ट्रिक से आप लोग का तत्सम और तद्भव कभी गलत नहीं होगा। अगर 3 क्वेश्चन भी पूछेगा तो वो तीनों राइट होगा, ठीक है। वो 6 ट्रिक एकदम अच्छे से अपन को समझना है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, ठीक, अगला देखिए, पहले दोनों का समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा प्रकार, ये किसका प्रकार पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरी गुड। उत्पत्ति को और क्या बोलते हैं, स्रोत, उद्गम, ठीक है। ये लीजिए दूसरा प्रकार आ गया आपके सामने, क्या, तद्भव। इसकी डेफिनेशन एकदम इजी है, जो मूल भाषा थी उसके अर्थ को बदल दिया और प्रयोग में आ गया। जैसे प्रथम का क्या कर दिए हम लोग, पहला, ठीक है। जो मूल भाषा में परिवर्तन कर शब्द बने वो क्या कहलाए, शब्द बने तद्भव कहलाए, ठीक है। क्या कहलाए, तद्भव कहलाए, ठीक है। या फिर शॉर्टकट में और लिख सकते हैं, जो बोलचाल की भाषा में परिवर्तित हो गए, क्या हो गए, परिवर्तित हो गए, ठीक है। अब तद्भव मतलब क्या हुआ, तद्भव मतलब जो चल रहा है, ठीक है, हिंदी। तद्भव मतलब, तत्सम मतलब क्लियर है ना, ऑनलाइन क्लियर है ना, ठीक है। तो अब मैं तद्भव और तत्सम मैं ये जान लूं कि आप लोग समझ गए हैं कि क्या होता है,
ठीक है, अब इसके बाद हम लोग शब्द नहीं करेंगे, अब हम लोग ट्रिक जानेंगे और ट्रिक के बाद शब्द करेंगे, देखते हैं बनता है कि नहीं। ठीक है, चलिए ट्रिक लिखिए सब लोग। पहला ट्रिक, कैसे चुनाव करेंगे कि तद्भव और तत्सम क्या है, कैसे पहचाने। पेपर में आया 4 शब्द दिया और बोला इसमें से तत्सम कौन सा है बताइए, या बोल दिया कि तद्भव कौन सा है बताइए, आएगा ही। ठीक है, हाँ बिल्कुल डैम श्योर है वो आएगा। ठीक है, तो पहला पहचानने का तरीका, ठीक है, वर्णमाला में, इसलिए मैंने शुरू में वर्णमाला लिखा था, इसमें यूज नहीं है लेकिन यहीं पर के लिए, वर्णमाला में जो संयुक्ताक्षर होते हैं, कौन बताएगा कौन से होते हैं? छतरी के छ, त्रिशूल के त्र, ज्ञानी के ज्ञ, और श्रवण के या श्रमिक के श्र। ठीक है, और बस यही तो होते हैं क्या? ठीक, पहला ट्रिक, वर्णमाला में संयुक्ताक्षर होते हैं। ठीक है, अगर पेपर में प्रश्न आ गया संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए संयुक्ताक्षर मतलब ये जो 2 शब्द से मिलकर बना है। जैसे कि छ किससे किससे बना है? क और श से बना है। ठीक है, क और श से बना है। ठीक है, त्र किससे बना है? त और र से। ज्ञ किससे बना है? नहीं जाते, नहीं जाते, आगे नहीं जाते, यही रहते हैं, वर्ण में नहीं जाते, वर्ण में जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। संयुक्त अक्षर जो होते हैं वो 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। जहां पर भी इसका प्रयोग होगा जिस भी अक्षर में, वो क्या कहलाएगा? तत्सम। वो क्या कहलाएगा? तत्सम। मतलब ज्यादातर 90% यही होगा कि जो संयुक्त अक्षर का प्रयोग जहां पर होगा वो पक्का से क्या शब्द होगा? तत्सम होगा। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में ले लो, अक्षी, अक्षी हो गया है ना, और ले सकते हैं हस्ती, हस्ती ले लो। ठीक है, और आम्र, आम्र ले लो, और उष्ट्र। ठीक है, उष्ट्र। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जहां पर ये संयुक्त अक्षर आए वो, ठीक है, और उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा ये जो जुड़े हुए शब्द हैं, जैसे कि ये आधा श, ठीक है, ये आधा र, ये आधा र, समझ आ रहा है? ये अक्षी अ है और ये छतरी का छ है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, हाँ, नहीं बिल्कुल पता रहना चाहिए, लेकिन अपन को ये तो पता रहना चाहिए ना कि संयुक्त अक्षर क्या होते हैं, ये अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। ठीक है, संयुक्त अक्षर छ, त्र, ज्ञ, श्र। अगर आपको ये अक्षी दिख गया तो आपको ये नहीं याद आएगा कि हाँ ये छ था करके वहां पे, तो ये आप लगा दोगे कि ये तत्सम है। ठीक है, तो जो ये 4 अक्षर है वो जहां पर दिखाई दे वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम होंगे। उसके अलावा जहां पे आधा र, ठीक है, जहां पे आधा र या आधा शब्द इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि ये आम्र, उष्ट्र, उष्ट्र, ठीक है, ये तो वो इस्तेमाल हो गया, वो क्या हो जाएगा? तत्सम। और देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? चंद्र बिंदु, क्या बोलते हैं इसको? चंद्र बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ठीक है, इसी का विपरीत क्या होगा? इसी का अगर विपरीत जाएंगे तो क्या होगा? जो तत्सम में प्रयोग होगा। पेपर में आया है ये क्वेश्चन, अनुस्वार। अनुनासिक का विपरीत क्या होता है? तो क्या होता है? अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक मतलब नाक से बोला गया, अनुस्वार मतलब मुंह से बोला गया। ठीक है, तो अनुनासिक, प्रोफाइल आ गया, देखिए देखिए फिर से बैक करके ज्वाइन होइए, वो हो जाता है कई बार, नेटवर्क इशू रहता है बहुत, है ना। आगे बढ़ू? ठीक, अनुनासिक का मतलब क्या होता है? चंद्र बिंदु। जहां पर आप ये चंद्र बिंदु देखेंगे
तो वो तत्सम नहीं होगा, वो क्या होगा, तद्भव होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। तत्सम पहचानने के पहला ट्रिक क्या था, छ त्र ज्ञ श्र। ठीक है, अब यही श्र में ये श्र लगा हुआ है तो यहीं पर आम्र हो गया, यहीं पर उष्ट्र हो गया। ठीक है, अब तद्भव को पहचानते हैं दूसरे ट्रिक में। तो तद्भव का मतलब जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु दिखेगा, ठीक है, जैसे कि पांचवी, तो ये क्या है, तद्भव। जहां पर भी आप लोग चंद्र बिंदु देखेंगे उसको क्या बोलेंगे, तद्भव। अब अगर मैं इसी के जगह लिख दूं पंचम, तो क्या होगा, तत्सम। तत्सम, क्योंकि ये जो बिंदु लगा है ना, ये बिंदु क्या कहलाता है, अनुस्वार। ठीक है, तो आप लोग को दो चीज का ज्ञान हो गया। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु, और अनुस्वार का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक बिंदु, जो हाँ जो लाइन के ऊपर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीका पता चल गया। कौन कौन सा, कि तद्भव में चंद्र बिंदु रहेगा और तत्सम में सिर्फ एक बिंदु रहेगा। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ू। ऑनलाइन आप लोग का हुआ, ठीक है। तीसरा ट्रिक में आ जाइए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ क्या हो गया, अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। अनुनासिक जो एक शब्द होता है, मतलब एक चिन्ह होता है अनुनासिक, जो ऐसे चंद्रमा की तरह रहता है, इसलिए उसको एक और नाम से जानते हैं, चंद्र बिंदु। इसका प्रयोग जहां पर भी होगा, जिस भी शब्द में, जैसे पांचवी, चांद, चांद के ऊपर भी लगा रहता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो आपको पेपर में देखते ही याद आ जाएंगे। तो जहां पर ये बिंदु लगा है चंद्रमा के ऊपर, वो वाला कहलाएगा तद्भव। और जहां पे चंद्रमा नहीं रहेगा, सिर्फ बिंदु रहेगा, वो शब्द आपका कहलाएगा तत्सम। ठीक है, क्या कहलाएगा, तत्सम। मतलब अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होगा, माइक को ऑफ कीजिए, आवाज डबल आ रही है। हाँ पहचाना जाएगा ना सबसे। ये कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक हैं जो हमको जल्दी से वहाँ पे बहुत सोचना ना पड़े और जल्दी से पहचान जाए झट से। जैसे मैं आपको अभी एक पेज ला के दिखाऊंगी, आप सब लोग फटाफट पहचान लेंगे। ठीक है, उसका कारण ये है कि ये 6 ट्रिक ना दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो पहला ट्रिक तो एकदम क्लियर है कि ये 4 अक्षर और जहाँ पे आधी मात्रा। ठीक है, दूसरा ट्रिक क्या था, अनुनासिक और अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक और अनुस्वार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप वर्ण में भी पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं, और जो एक केवल एक बिंदु रहता है उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं अब मैं। हाँ जी, तत्सम के लिए था, ये देखिए ना, ये तत्सम लिखा है मैंने। ठीक है, ये तत्सम है। ठीक है, क्या चीज, आवाज, हाँ 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 हाँ, अनुस्वार मतलब एक बिंदु, और जो वहां पर जिस शब्द में एक बिंदु लगा होगा वो तत्सम कहलाएगा। जैसे कि पंचम, ठीक है, पंचम में एक बिंदु लगा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में लिया था पंचम, और तद्भव में क्या लिया मैंने, पांचवी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ हाँ लिख लीजिए, चलिए। हाँ ठीक ठीक, मैं ठीक कर देती हूँ इसको। हस्ती, उष्ट्र, ऊट लिखते हैं ना अपन, वो वाला उष्ट्र है, उष्ट्र। हाँ, उष्ट्र,
देखो कुछ जगह पर ना अजम्पशन भी होते हैं, मतलब कुछ जगह अपवाद भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि अपना सही बैठे हर जगह, लेकिन मोस्टली जगह अपन सही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इतने सारे हैं कि आप थक जाएंगे याद करते करते, ठीक है। वैसे ही पर्याय, वैसे ही अनिकार्थी, वैसे ही इतने भरमार पड़े हैं कि जो आप जितने बार पेपर में बैठेंगे हर बार बोलेंगे ये कौन सा दे दिया, ठीक है। तो कुछ एक ट्रिक रहते हैं ना, तो वो हमको मदद करते हैं उसको पहचानने में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूँ ऑनलाइन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये है पांचवा है ना, ये तीसरा, ठीक है, तीसरा। एक होता है ड़ और एक होता है अढ़, ठीक है। हाँ, ये जो हाँ, ये ट्रिक मैं दे रही हूँ, अभी बता रही हूँ। जो ये अढ़ा और अढ़ा, ये दो शब्द जो होता है, इसे कहते हैं ताड़न जात। क्या कहते हैं? ताड़न जात, ठीक है। ताड़न जात शब्द कहते हैं। अभी आज सुनिए, पहली क्लास है ना, बहुत सारी चीज ना सुन के याद आएंगी, रिवाइज होगी, उसके बाद फिर कंटिन्यू में अपन मिल के पढ़ेंगे, वो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी बताइएगा, क्योंकि ज्ञान तो अपार है, मेरे पास ही बस नहीं है, सबके पास है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ पे डाउट हो, गलत लगे, बिल्कुल बोलिए। तो ये अड़ा और अढ़ा कौन सा शब्द कहलाता है? ताड़न जात। ये जहां पर भी दिखेगा वो तद्भव होगा। कौन सा होगा? तद्भव। जहां पर भी इसका प्रयोग होगा वो तद्भव होगा, तत्सम नहीं होगा। तो तीन ऑप्शन में अगर ये दे दिया तो तीनों को काट दो, और जो बच गया वो क्या बन गया? तत्सम, ठीक है। ये कहीं पर भी कहीं पर भी आएगा ये। हाँ, अच्छा, एक बार और रिपीट कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज कट गई ना, मेरे तक नहीं आ पाई। अच्छा, हाँ, ठीक है। हो गया सबका? हाँ, जैसे कि एक शब्द होता है, डांड होता है कि डांड होता है, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। काटिए ना, एक जन उसको काट दीजिए बस, फोन को, क्लास कंटिन्यू रहेगी कम से कम। ठीक है, ये शब्द जैसे डांड शब्द आ गया, ठीक है। तो इसके नीचे, हाँ हाँ, वैसे तो बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। क्या आ जाएगा? एक ठोक आ जाएगा सा अड़, है ना। अभी तो आते जाएंगे, जितना सोचेंगे उतने आएंगे। हाँ, ये वाला पीढ़ा कि ये वाला पीढ़ा? पीड़ा, पीड़ा, ठीक है। चलिए लिख देती हूँ, कीड़ा भी लिख देती हूँ ठीक है, कीड़ा भी हो गया, है ना। तो ये अपन उदाहरण बहुत करेंगे, अभी पूरी एक पेज करना है उदाहरण का, ठीक है। इसलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी जल्दी पहचानो, तो वो उदाहरण तो अपने आप ही आ जाएगा उसमें, ठीक है। हाँ, अगर एक एक उसके लिए रुकूंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि तो अपन फटाफट करते हैं, फिर डायरेक्ट आप उससे कीजिएगा, एमसीक्यू से, है ना। छठवा, अभी छठवा नहीं, चौथा है शायद ना। हाँ, ठीक है। तो एक शब्द ये ले लीजिए आप लोग, ऋषि का री, ठीक है। ऋषि का री हो गया, या फिर ये वाला हो गया, ठीक है। हाँ, ये अपन संस्कृत में पढ़े हैं, लटकार बोलते हैं जिसको, पढ़े हैं कि नहीं? अब याद है कि नहीं पता नहीं लेकिन पढ़े हैं, ठीक है। हाँ हाँ, बस बस, हाँ, लट लकार ये सब, हाँ, लिट लकार ये सब पढ़े हुए हैं। तो ये जहां पर भी दिखेगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका? तत्सम। आप लोग नोटिस कर रहे हैं ना, मैं एक तत्सम बता रही हूँ, एक तद्भव बता रही हूँ, ठीक है।
आप लोग कैसे लिख रहे हैं वो आप लोग के स्मार्टनेस के ऊपर है, लेकिन मैं एक तत्सम और एक तद्भव बताते चल रही हूँ, ठीक है। हाँ, अब ये पांचवा ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अभी ट्रिक खत्म। जो शब्द बोलने में, उच्चारण में और लिखने में कठिन लगे वो भी तत्सम होते हैं, ठीक है। कई बार बन जाता है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा ना, बन जाएगा, ठीक है। जो शब्द बोलने में या फिर लिखने में, माइक ऑफ कीजिए, जो शब्द बोलने एवं लिखने में कठिन प्रतीत होते हैं वो क्या हो जाएंगे? तत्सम। क्योंकि हम सब जानते हैं कि संस्कृत थोड़ी कठिन होती है ना। आगे बढ़ूं? इसका एग्जाम्पल नहीं, इसका पूरा एक चार्ट करेंगे। मैं इसलिए एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल बताऊंगी ना तो भी वो कमी है। मतलब मैं आपके सामने जब चार्ट लाऊंगी ना इसका तत्सम और तद्भव, तब आपको बोलूंगी कि आप लोग पहचानो, तो आप इन 5 ट्रिक का यूज करके पहचान लेंगे, और 100 में से 90% वो सही रहेगा, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ूं? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तद्भव। हाँ, और एक बिंदु वाला जो रहेगा वो तत्सम रहेगा, ठीक है। देखिए, इसको आप ऐसे याद रखिए, सबसे बढ़िया कि एक ही बिंदु था, लेकिन जब हिंदी का प्रयोग हुआ तो हिंदी में इसको ऐड किया गया। मतलब ये संस्कृत का नहीं है, चंद्र बिंदु कभी संस्कृत की भाषा नहीं थी, ये किसकी भाषा है? हिंदी की भाषा। तो जो हिंदी की भाषा है वो तद्भव कहलाएगी ना, और जो संस्कृत की भाषा है वो तत्सम कहलाएगी, ठीक है। तो चंद्र बिंदु वाला तद्भव और जो सिंगल बिंदु वाला है वो तत्सम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपन को, ठीक है। आगे देखिए, टाइम कितना हो रहा है? हो गया? सर को बुलाइए ना, एक मिनट। अब देखेंगे देशज और चौथा विदेशज, ठीक है। हाँ 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 हाँ, 5 ही था, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसको देखिए शॉर्टकट में, देशज को, ठीक है, और विदेशज को। उसके बाद कल जब क्लास स्टार्ट होगी तो वो चार्ट मैं आपके सामने रखूंगी, आज जाके आप लोग इसको पढ़ेंगे और कल मेरे को उसको सॉल्व करके आप लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो हाँ, तो ढेरों सारे एग्जाम्पल हमारे सामने रहेंगे, मेरे 1-2 एग्जाम्पल से कहीं ज़्यादा, ठीक है। तो देशज शब्द में 2 शब्द जुड़ा है, देश प्लस ज का मतलब क्या होता है? जन्म, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी देश या स्थान पर जन्म लेते हैं या वहां बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसे शब्द जो किसी देश या फिर लिख लो स्थान से संबंधित होते हैं, क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। एक लाइन में और बोलूंगी, इसके बाद लिखिएगा आप लोग, हो गया? ठीक है, एक लाइन और लिखिए, मैं जो बोल रही हूँ। ऑनलाइन सुनाई दे रहे हैं ना सबको? हाँ, लिखिए, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द, आंचलिक मतलब कितने लोग जानते हैं क्या होता है? हाँ, जो बोलते हैं ना इस अंचल के हैं, हम उस अंचल से आए हैं, हम राजस्थान से आए हैं, ठीक है। तो आंचलिक भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, आंचलिक भाषाओं के वे शब्द
जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? देशज, देशज कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन दे देता है कि आंचलिक भाषा के प्रयोग को क्या कहते हैं और 4 एग्जाम्पल दे देगा, तो आप बता देंगे क्या कहलाता है वो? देशज। जो हाँ, जो आंचलिक भाषाएं हैं उसका प्रयोग कहाँ पर होने लगा है? हिंदी में होने लगा है। ठीक है, चलिए, जैसे क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे बोलते हैं अपन गड़बड़, 1-2 ठोक ले लेते हैं एग्जाम्पल, याद आ जाएगा। ठीक है, गड़बड़ हो गई बोलते हैं ना, या फिर बोलते हैं, हाँ, या फिर बोलते हैं ऊट पटांग बात मत कर। क्या बोलते हैं? ऊट पटांग बात मत कर। ठीक है, ये जो शब्द क्या है? गड़बड़, ऊट पटांग, खिड़की। ठीक है, ऐसे शब्द जो मतलब आ गए हैं बोलचाल की भाषा में, जिसका कहीं पर अलग अर्थ और कहीं पर अलग अर्थ होता है, तो वो क्या कहलाएंगे? देशज। ठीक है, क्लियर है ये? पगड़ी, झुग्गी, झुग्गी, झुग्गी का अर्थ हर कोई नहीं समझता है ना। हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक ठीक, बहुत सारे शब्द हैं। आगे बढ़े। ठीक है, विदेशी में आइए, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देते हैं, 5 मिनट और लगेगा, है ना। विदेशी शब्द को अगर बोले तो हिंदी और संस्कृत को छोड़कर अन्य देश की भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। इसको पहचानना बहुत आसान है, विदेशी शब्द को। क्या क्या कारण होता है जिसके कारण हम मतलब विदेशों से जुड़ गए हैं? जैसे राजनीतिक कारण है, धार्मिक कारण है ना, आर्थिक कारण भी है। कैसे आर्थिक कारण? हम यहाँ से वहाँ व्यापार करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, भाषाएं मिल जाती हैं। राजनीतिक कारण हुआ है, जैसे कि अंग्रेज आए यहाँ पे, है ना, पुर्तगीज आए, ठीक है, मुगल वाले आए, ठीक है, ये जितने भी आए, तो ये आए तो फिर कुछ छोड़ के भी गए। तो क्या छोड़ के गए? अपनी भाषा, अपनी कुछ शैलियाँ छोड़ के चले गए। तो वही जो मिक्स हो गया, जो वही मिक्सचर क्या कहलाता है? विदेशज। ठीक है, विदेशज में एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां पर भी ये वाला शब्द प्रयोग होता है ये हमेशा विदेशी शब्द कहलाता है। अब ये कहाँ कहाँ होता है? ऑफिस, ऑफिस, ठीक है, और हॉस्टल बोलते हैं ना अपन, हॉस्टल बोलते हैं। छात्रावास कहाँ बोलते हैं? जनरली छात्रावास हम नहीं बोलते, हम प्रयोग में क्या बोलते हैं? हॉस्टल। ठीक है, हाँ, तो हॉस्टल जो है वो विदेशी शब्द है, लेकिन हम लोग उसको प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? हिंदी में, मतलब अपनी बोलचाल की भाषा में ले आए। ठीक है, कॉफी, जिसका अर्थ चेंज नहीं हुआ, हमने उसको वैसे ही अपना लिया। ऑफिस को हम लोग हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, डॉक्टर हो गया, है ना, डॉक्टर हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि चलो चिकित्सक के पास चलते हैं। कहाँ बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। तो हम लोग ने उसको अपना लिया। तो ऐसे शब्द जो किसी देश या स्थान से आए हैं और जिसको हमने अपना लिया, उसके अर्थ को नहीं बदला, तो वो क्या कहलाएगा? विदेशी शब्द। हिंदी और संस्कृत के इसमें शब्द नहीं होंगे, तो पहचानना क्यों आसान होता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आप तत्सम और तद्भव को अलग कर दो। ठीक है, बचे 2 शब्द, आप आसानी से पहचान लोगे कि कौन सा शब्द विदेशी है। क्लियर है? तत्सम तद्भव पहचान लेंगे ना अपन। ठीक है,
तो कल देखते हैं कितना पहचानते हैं। आज पढ़ के आइए तब पता चलेगा कल कितना पहचानते हैं। एक शब्द और बता रही हूँ, बस। बस, हाँ हाँ, इसी में ही आएगा, वो इसी में ही आएगा। मैं बताऊंगी कुछ कुछ, हाँ कुछ कुछ मैं शब्द बता दूंगी, लेकिन मेरे बताने से भी वो कुछ नहीं होगा, आपको पहचानना पड़ेगा पेपर में। इसलिए कुछ एक चीजें आप समझते जाइए। हाँ हाँ पूछेगा, मतलब अफगानी शब्द देगा, पुर्तगीज शब्द देगा, आपको अरबी शब्द देगा, चीनी शब्द देगा। जैसे कि बस इंग्लिश में लिखते हैं BUS, इंग्लिश का शब्द है, कहाँ प्रयोग हो रहा है? हिंदी में। आप बस को क्या बोलते हो? वही तो बोल रही हो, तो उसको अपना लिए आपने, ठीक है, मतलब उसका अर्थ नहीं चेंज किए, ठीक है। तो चलिए अब बाकी, हाँ बहुत सारे शब्द हैं, और एक एक प्रकार और बचा है जो अपन कल कंप्लीट करने के बाद इसको फिर टॉपिक को खत्म करेंगे पूरा एग्जाम्पल करके, ठीक है। समझ आया आप लोग को? ठीक ठीक, चलिए तो फिर बंद कर दूं, ठीक है।